बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली और आपको बताएंगे कि मॉनसून बारिशों का सिलसिला कब से शुरू होगा। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इस्तंबुल में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद। दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। ईरान पर इसराइल की जा रही है तमाम आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी। ईरान की जोग्राफियाई खुद मुख्तारी और हक़ दिफा की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मुलाकात में फ्रीकैन का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा। समाजी शोबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत का एक और अहम मंसूबा। सदर आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इजरा किया। मुस्तहिक़ ख़ानदानों को माली इमदाद के साथ हुनर भी फराहम किया जाएगा। मेहनत कश का बेटा भी हुनर सीख कर अपने ख़ानदान की किफ़ालत और कौम की खिदमत कर सकता है। IT, तामीरात समेत मुख्तलिफ शोबों में मयारी तरबियत दी जाएगी। प्रोग्राम के जरिए जर्मन और चीनी ज़बानें भी सिखाई जाएंगी। सदर आसिफ अली जरदारी। आइंदा साल के हज ऑपरेशन की तैयारी के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वजारत मज़हबी उमूर को तैयारी और निजी हज स्कीम को रेगुलराइज करने की हिदायत। आज़मीन हज की खिदमत में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं होगी। सऊदी अरब की जानिब से जारी करदा हज पॉलिसी से लाहे अमल मुरत्तब किया जाए। वज़ीर आज़म। इस्तांबुल में OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल का इजलास। ईरान समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मुसलमानों का इत्तेहाद नागुज़ीर। मुत्तहिद होकर इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। इसराइली इक़दामात बेलगाम, जारहाना और गैर कानूनी हैं। हम अमन के दाई हैं। खित्ते को मजीद तबाही और खूरेज़ी से बचाना है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान। ईरान और गजा में इसराइली जारहियत की मजम्मत। आलमी बरादरी से इसराइली जारहियत रुकवाने में किरदार अदा करने पर जोर। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल का OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल इजलास से खिताब। ईरान इसराइल जंग का नवा रोज। ईरान ने ताज़ा हमलों में तल अबीब, हीफा और बेरसबे समेत मुतादिद इसराइली इलाकों को निशाना बनाया। हीफा के 2 स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाया गया। 19 अफराद जख्मी। इसराइली फ़ज़ाइया के 60 से ज़ायद जंगी तैयारों के भी ईरान में मुतादिद मकामात पर फ़ज़ाई हमले। असफ़हान के करीब न्यूक्लियर साइट और शिराज में फ़ौजी तनसीब पर हमला। जौहरी हथियारों के तहकीकी मरकज़ को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में अब तक ईरान में 639 अफराद शहीद, 3000 से ज़ायद जख्मी। ईरान में इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में 22 अफराद गिरफ्तार। आलमी तज़विराती और सफारती उफ़क़ पर हुकूमत पाकिस्तान का काबिल तहसीन फैसला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की तजवीज़। सदर ट्रंप की बरवक्त मदाखलत से पाकिस्तान भारत एटमी जंग का खतरा टला और अमन की राह हमवार हुई। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को अजीम मुल्क, अजीम क़यादत और अजीम कौम से ताबीर करके आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद किया। भारत की तमाम चालें नाकाम। सदर ट्रंप ने मसला कश्मीर को आलमी सतह पर जिंदा कर दिया। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की आलमी अहमियत का बारहा एतराफ़। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। सदर ट्रंप के अमन इक़दामात पर पाकिस्तान मुतमईन। भारतीय तज़ब्ज़ुब और खिसियानापन दुनिया पर आश्कार। अमरीकी सदर ट्रंप ने दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद किया। भारत की जारहाना और मुतकब्बिराना पॉलिसियों को नाकाम बनाया। नाजुक सूरत हाल में अहम तज़विराती बसीरत का मुज़ाहरा किया। ट्रंप की दूरअंदेश क़यादतें पाकिस्तान और भारत के साथ सफारती राबते उस्तवार किए। उम्मीद है सदर ट्रंप की मुखलिसाना काविशें इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम में मुस्बत किरदार अदा करेंगी।
ट्रंप का जो किरदार है जंग रुकवाने में वो बहुत अहम है, जिससे दो मुल्क तबाही से बच गए, बल्कि पूरी दुनिया तबाही से बच गए, और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। जो ट्रंप का किरदार था वो बिल्कुल इस मामले में जो है लायक तहसीन था कि उसने दो एटमी ममालिक को, जो कि बहुत बड़ा खतरनाक फेज की तरफ खुदा न खास्ता जाने वाली थी, उससे रोका। डोनाल्ड ट्रंप का जो किरदार उन्होंने पाक भारत जंग में अदा किया, इस लिहाज से हम उसे मुस्बत देखते हैं। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से गुज़श्ता माह जनूबी एशिया में तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। पाकिस्तान अमरीकी सदर की मसला कश्मीर के हल में मदद की मुखलिसाना पेशकश को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तानी अवाम में सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पसंदीदगी में तेजी से इजाफा। अमरीकी सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने की तजवीज़ खुशाइंद करार। यकीनन उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया है और जो दोनों मुल्कों के लिए बेहतर हुआ है। और ये जंग जो है इस खित्ते के लिए इतनी ख़तरनाक थी कि अगर ये जारी रहती तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता, तो उसको रुकवाने में बड़ा अहम किरदार है। अमेरिकी सदर ने जो एक पेशकश किया कि खित्ते के अमन जो पीस का पैगाम दिया है, वो मैं समझता हूँ कि वो पूरे खित्ते के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक अमन का पैगाम है। पाक भारत जंग में अगर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार देखा जाए तो हम उसको सराहते हैं। ट्रंप साहब ने उसमें सालिसी का जो रोल अदा किया वो बड़ा बेहतरीन रोल था। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने में जो किरदार अदा किया उसका एतराफ़ किया गया है। जामे और पायदार तरक्की हुकूमत का आज़म। सेनेट में दी गई बजट तजावीज़ अहम हैं। अफरात ज़र पर काबू पाया। सोलर पैनल पर 10% टैक्स का इत्तलाक, 40% दरामदी पुरज़ाजात पर होगा। तनख्वाहदार तबके के टैक्स में कमी की तजवीज़ है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को सख्ती से मुतनब्बे करता हूँ कि वो अवामी इस्तेहसाल न करें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इज़हार ख़याल। इसराइल ईरान कशीदगी, ईरान और यूरोपीय हुकाम के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात तेज करने पर इत्तेफाक। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और ईरानी हममनसब डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। यकीन है जंग और बड़ी तबाही से बचने का रास्ता मौजूद है। जौहरी हथियार का हुसूल किसी सूरत नहीं होना चाहिए। फ्रांसीसी सदर का मुतालिबा। जौहरी हथियार तैयार करने का इरादा नहीं। ईरान जौहरी तवानाई और तहकीक के अपने हक को जारी रखेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान। ईरान इसराइल जंग पर नजर रखे हुए हैं। मुज़ाकरात से पहले सीज फायर होना चाहिए। ईरान पर हमले से मुतालिक अभी कुछ नहीं कह सकता, फैसला 2 हफ्तों में करूंगा। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक इंटेलिजेंस चीफ का बयान दुरुस्त नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। गजा में इसराइली फोर्सेस के हमले जारी। गुज़श्ता 48 घंटे में मजीद 202 फलस्तीनी शहीद, 1037 जख्मी। खान यूनिस में पनागुज़ीनों के कैंपों पर भी हमले। गुज़श्ता 19 माह से जारी सुहनी फोर्सेस की जारहियत में 56,000 के करीब फलस्तीनी शहीद, 1,31,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सालगिरह के सिलसिले में ऐवान सदर में तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने शहीद बीबी के सालगिरह का केक काटा। अरकान पार्लियामेंट और पीपल्स पार्टी के कारकुनों की तकरीब में शिरकत। शहीद बीबी कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती पर मुकम्मल यकीन रखती थी। सदर आसिफ अली जरदारी। विफाकी हुकूमत का टिकटॉकर सना यूसुफ केस के लिए कानूनी कमेटी तश्कील देने का फैसला। मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जिम्मेदारी से इस्तेमाल नागुज़ीर है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मकतूला के लवाहिकीन से मुलाकात। मुतासिरा खानदान को इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पहलगाम वाक़े के बाद अब तक 4000 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। जिला सांबा में भारतीय फोर्सेज ने खातून समेत मजीद 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। मीर वाइज का कश्मीरी सियासी नज़रबंदों की हालत ज़ात पर इज़हार तशवीश। अलील सीनियर हुर्रियत रहनुमा शब्बीर अहमद शाह की फौरी रिहाई का मुतालबा। भारत शब्बीर अहमद शाह को फौरी तिब्बी सहूलियात और अहले खाना को उन तक रसाई थे। प्री मानसून का आगाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। अवाम निहाल। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में 23 जून तक मजीद बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात में 40 से 60% ज्यादा बारिशें मुतवक्के।
نیوزی لینڈ نے ہاکی نیشنز کپ جیت لیا. فائنل میں پاکستان کے خلاف 2 کے مقابلے میں 6 گول کر کے اعزاز کا کامیابی سے دفاع کیا. نیوزی لینڈ نے پہلے، دوسرے اور چوتھے کوارٹر میں گول کیے. پاکستان کی جانب سے زکریا حیات اور سفیان خان گول کرنے میں کامیاب ہوئے. From the penalty corner for Pakistan. دنیا کے بلند ترین پولو گراؤنڈ شندور میں 3 روزہ پولو فیسٹیول، پیراگلائیڈنگ کا شاندار مظاہرہ. ہزاروں کی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی شائقین کی شرکت. پولو میچز میں لاسکو چترال اور یاسین غزر کی کامیابی. اور امریکہ میں فیفا کلب ورلڈ کپ، بینفیکا نے آکلینڈ کو 6-0 سے ہرا دیا. ایسپرینس سے ٹیونس کی لاس اینجلس کے خلاف 1-0 سے کامیابی. چیلسی کی برازیل کو 3-1 سے شکست. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی استنبول میں OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس کے موقع پر ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے. نائب وزیر اعظم نے صدر رجب طیب ایردوان کو وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے نیک تمنائیں پہنچائیں اور پاکستان اور ترکی کے درمیان پائیدار تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا. دونوں ملکوں کی قیادت نے اسرائیل کی جانب سے ایران پر جارحیت کو عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اسرائیلی اقدامات کی شدید مذمت کی. دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور دفاع کے حق کی حمایت کا اعادہ کیا. ملاقات میں اسرائیل ایران کشیدگی میں کمی لانے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی برادری خطے میں امن و استحکام کی بحالی میں اپنا کردار ادا کرے. دونوں فریقین نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو فوری طور پر روکنے اور غزہ کے محصور لوگوں کو انسانی امداد کی فراہمی کے لیے کوششوں کو تیز کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا. نائب وزیر اعظم نے صدر اردگان کو اسلامی تعاون یوتھ فورم کی طرف سے OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس کے کامیاب انعقاد اور اسلامک کارپوریشن یوتھ فورم کی جانب سے ایوارڈ پر مبارکباد دی. سماجی تحفظ کے شعبے میں حکومت کا ایک اور اہم قدم، صدر آصف علی زرداری نے بے نظیر ہنرمند پروگرام کا باقاعدہ اجرا کر دیا. تفصیل بتائیں گے محمد اکرام چودھری. سماجی شعبے میں عالمی سطح پر تسلیم کیے گئے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے ایک اور منصوبے کا آغاز کر دیا گیا. صدر آصف علی زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے بے نظیر ہنرمند پروگرام کے پورٹل کا اجرا کیا. اس پروگرام کے تحت مستحق خاندانوں کو مالی امداد کے ساتھ مختلف شعبوں میں معیاری تربیت بھی فراہم کی جائے گی. انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہیلتھ کیئر، کنسٹرکشن اور دیگر شعبوں میں تربیت کے اخراجات حکومت برداشت کرے گی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی سالگرہ کے دن اس اہم منصوبے کے اجرا پر خوشی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے شہداء کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے سماجی اور معاشی ترقی کے اہداف حاصل کریں گے. We intend to do more. We inshallah will do more. Soon every household, every kid, every child we will educate, and that is the philosophy of People's Party originated by Shaheed Zulfikar Ali Bhutto
and carried forward by Shaheed Mohtरमा Benazir Bhutto. According to her mindset and wisdom, we follow suit. Hopefully, the skills that we develop will not just be for the country, but for the abroad also. چیئرپرسن BISP روبینہ خالد نے منصوبے کے اہم خدوخال بیان کرتے ہوئے کہا کہ اپنے قائدین کے ویژن کے مطابق معاشی خود مختاری، سماجی انصاف، خوشحالی اور خواتین کی ترقی کے لیے جدوجہد کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے BISP کے تحت بے نظیر کفالت، نشو و نما پروگرام، تعلیمی وظائف کی فراہمی اور دیگر منصوبوں پر روشنی ڈالی۔ وفاقی سیکرٹری عامر علی احمد نے بریفنگ میں بتایا کہ بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے موبائل رجسٹریشن کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ محمد اکرام چودھری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزارت مذہبی امور کو ابھی سے حج کی تیاریاں شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے جاری حج پالیسی سے لاحِ عمل مرتب کیا جائے۔ آئندہ برس حاجیوں کی خدمت میں کسی قسم کی لاپرواہی قبول نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نجی حج اسکیم کو ریگولرائز کیا جائے اور آئندہ برس حج کے حوالے سے مدت کا تعین کر کے جلد از جلد سفارشات پیش کی جائیں۔ اجلاس میں وفاقی وزراء مصدق ملک، سردار محمد یوسف اور وزارت کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ ترکی کے شہر استنبول میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں مسلم دنیا کو درپیش چیلنجز اور خطے کی بگڑتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل انیس آوان سے۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت 40 سے زائد ممالک کے سفارتکار شریک ہیں۔ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کر رہے ہیں۔ اجلاس میں ایران اور اسرائیل کشیدگی اور غزہ پر اسرائیلی حملوں کے حوالے سے معاملات زیر غور آئے۔ ترک صدر طیب اردوان نے اپنے خطاب میں اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 2 سال سے اسرائیل عالمی طاقتوں کی پشت پناہی میں جہریت کر رہا ہے۔ ہزاروں فلسطینی اسرائیلی حملوں میں شہید ہو چکے ہیں اور غزہ میں اس وقت بھوک اور افلاس کا راج ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے عوام کا دکھ ہمارا اپنا دکھ ہے اور ہم کسی صورت خاموش تماشائی نہیں بن سکتے۔ صدر اردوان نے خبردار کیا کہ اسرائیل کی موجودگی میں خطے میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اسرائیلی حکومت امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ترک صدر نے مسلم ممالک کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ نئے چیئرمین OIC اور وزیر خارجہ ترکیہ حاکان فیدان نے اپنے خطاب میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایران پر حملوں سے خطے کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل جنوبی ایشیا میں امن کے قیام کے لیے ضروری ہے۔ سیکرٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طاہا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی ایران پر جارحیت ناقابل قبول ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ استنبول میں جاری یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب مشرق وسطی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے اور OIC کے فیصلے مسلم دنیا کے مستقبل پر گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ استنبول میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور قازقستان کے نائب وزیر اعظم مراد نوریدیو کی ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مضبوط تعلقات اور تجارت، سرمایہ کاری اور رابطوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار نے 2 طرفہ شراکت داری مزید مستحکم کرنے کے لیے اکتوبر 2025 میں قازقستان کے اعلیٰ سطح وفد کے پاکستان کے دورے کا خیر مقدم کیا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کا نواں روز۔ ایران نے تازہ حملوں میں تل ابیب، حیفا اور بیر الصبر سمیت متعدد اسرائیلی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ حیفا پر ایران کے میزائل حملے میں 19 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ ایران کے حملے میں حیفا کے 2 اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے بھی ایران پر حملے جاری رکھے۔ اسرائیل کے 60 سے زائد جنگی طیاروں نے ایران میں متعدد مقامات پر حملوں میں اصفہان کے قریب نیوکلیئر سائٹ کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نیوکلیئر سائٹ کو ہونے والے نقصانات سے متعلق ابھی تک کوئی معلومات سامنے نہیں آئی۔ صہیونی فورسز نے ایران کے شہر شیراز میں ایک فوجی تنصیب پر بھی حملہ کیا۔ حملوں میں جوہری ہتھیاروں کے تحقیقی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی وزارت دفاع سے وابستہ دفاتر پر بھی اسرائیل نے حملہ کیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک ایران میں 639 افراد شہید اور 3000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر ایران کے صوبے قم کے انٹیلیجنس پولیس کے سربراہ نے کہا ہے کہ 13 جون سے اب تک اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 22 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار کیے گئے یہ عناصر عوامی رائے کو منتشر کرنے اور ایران کے مقدس نظام کے ساکھ کو خراب اور تباہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور ابھی راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے مضافات میں وقت ہوا چاہتا ہے اذان عشاء کا۔ آئیے اذان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله درست ہر وقت بار وقت جنوبی پنجاب کی غریب دیہی خواتین کو مستحکم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں ایک تاریخ ساز قدم 2 ارب روپے کی خطیر رقم سے 11,000 متلقہ یا بیوہ خواتین کو لائف سٹاک اثاثجات کی منتقلی۔ پہلے مرحلے میں جنوبی پنجاب کے 12 اضلاع کی غریب دیہی خواتین میں 4,870 صحت مند جھوٹیوں اور بچیوں کی باوقار تقسیم کے بعد اب دوسرے مرحلے کا شاندار آغاز۔ خواتین جن کی عمر کی حد 55 سال، غربت کا PMT سکور 32 تک ہو اور پچھلے 5 سالوں میں کسی اور اسکیم میں مویشی حاصل نہ کیا ہو، درخواست کے لیے 20 جون سے موبائل ایپلیکیشن یا پھر قریبی ویٹرنری ڈسپنسری پر قائم وزیر اعلیٰ پنجاب سہولت ڈیسک پر رجوع کریں۔ اس پروگرام سے غریب متلقہ بیوہ خواتین کی باوقار معاشی بہتری کے ساتھ ساتھ اچھی نسل کے جانوروں کی صحت مند پیداوار اور دودھ کی مجموعی پیداوار میں اضافہ بھی ممکن ہوگا۔ ای بیلٹنگ کے ذریعے مویشیوں کی منصفانہ تقسیم، محکمہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ، حکومت پنجاب۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 72ویں سالگرہ کے سلسلے میں ایوان صدر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے شہید بی بی کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ اراکین پارلیمنٹ اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جمہوریت، انسانی وقار اور خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد ناقابل فراموش ہے۔ شہید بی بی نے نہ صرف آمریت کے خلاف مثالی جرأت اور استقامت سے مزاحمت کی بلکہ ملک میں جمہوریت کی بحالی کی تحریکوں کی بھی قیادت کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ شہید بی بی قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی پر مکمل یقین رکھتی تھی۔ صدر مملکت نے شہید بے نظیر بھٹو کی وراثت کو پیپلز پارٹی کے اجتماعی اثاثہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ شہید بی بی کی قربانیاں، ویژن اور عوام سے وابستگی پیپلز پارٹی کی میراث ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو شہید کی فکر آج بھی ایک منصفانہ اور جمہوری معاشرے کے قیام کے لیے مشعل راہ ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ انہوں نے خواتین کی قائدانہ صلاحیتوں کو نئی جہت دی۔ بے نظیر بھٹو کی زندگی کے بارے میں بتا رہی ہیں کراچی سے نورین آصف۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سیاست کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا ایک ایسا نام ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک نایاب مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 21 جولائی 1953 میں پیدا ہوئی۔ ہارورڈ یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی وراثت کو نہ صرف سنبھالا بلکہ اسے آگے بھی بڑھایا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو نہ صرف پاکستان کی پہلی خاتون
खातून वजीर आजम बल्कि मुस्लिम दुनिया की पहली खातून सरबराह हुकूमत होने का एजाज भी हासिल हुआ। उनका यकीन था कि अवाम ताकत का असल सरचश्मा है और इक़्तिदार का मकसद सिर्फ अवामी खिदमत होना चाहिए। 2 मरतबा पाकिस्तान की वजीर आजम मुंतखब होकर उन्होंने दुनिया को दिखाया कि खातून भी जमहूरी क़यादत में कमाल महारत रख सकती है। उन्होंने ख़वातीन के हकूक़, तालीम और सेहत के मैदान में कई इक़दामात किए। उनकी क़यादत में ख़वातीन के लिए कई अमली मंसूबे भी शुरू किए गए। ये एक एजाज़ जो शायद रहती दुनिया तक कायम रहेगा कि वो आलम इस्लाम में पहली मुसलमान खातून वज़ीर आज़म बनी, और ऐसे वक्त में बनी जब शायद कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोई खातून किसी मुसलमान मुल्क की वज़ीर आज़म बन सकती हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच और नज़रिए को आगे बढ़ाया और इस मुल्क के गरीबों, अक़लियत, मज़दूरों और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए कारनामे अंजाम दिए हैं। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में एक जलसे के दौरान उन पर कातिलाना हमला हुआ और वो शहीद हो गयीं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का विजन पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता, रोशन ख्याल, जमहूरी और मसावात पर मबनी रियासत बनाने का था। वो अपने मिशन की तकमील से पहले ही शहीद हो गयीं, लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी उनके विजन के तहत मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रही है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। हुकूमत पाकिस्तान का काबिल तहसीन फैसला, अमरीकी सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की तजवीज़ पेश कर दी। एलामिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने जंग या पाबंदियों की धमकियों के बजाय तिजारती मुआहदों की पेशकश के जरिए पाकिस्तान के लिए खुशहाली की बुनियाद रखी, जो उनकी दूरंदेश और बसीरत अफरोज़ क़यादत का मजहर है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को अजीम मुल्क, अजीम क़यादत से ताबीर करके दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद किया। सदर ट्रंप ने मसला कश्मीर को आलमी सतह पर दोबारा उजागर किया, जिसे भारत दबाना और दाखिली मसला करार देना चाहता है। कश्मीर का मसला अब दोबारा आलमी सतह पर उजागर हुआ है, जो निहायत अहम और बड़ी बात है। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत को खराज तहसीन पेश करके सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया और आलमी बिरादरी में पाकिस्तान को इसका जायज़ मकाम दिलाया। सदर ट्रंप ने भारत की जारहाना और मुतकब्बिराना पॉलिसियों को भी नाकाम बनाया, जिससे भारत की सुबकी हुई, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा की तरह अमन की हिमायत करते हुए अमरीकी सदर की अमन कोशिशों को खुलूस दिल से सराहा। अमन और सिफारतकारी के इन शानदार कारनामों के एतराफ़ में पाकिस्तान को फ़ख्र है कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामज़द कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश, जहां इस मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत है, वहीं पाकिस्तान की अहम सिफारती कामयाबी भी है। इस हवाले से आपको आगे चल के मजीद भी आगाह करेंगे। अभी बताएं कि अमेरिका की जानिब से पाक भारत हालिया कशीदगी ख़त्म करने के साथ साथ मसला कश्मीर के हल के लिए सालिसी की पेशकश को क़याम अमन की जानिब रोड मैप करार दिया जा रहा है। तफसील बता रहे हैं अदील अहमद खान। मसला कश्मीर गुज़िश्ता 7 दहाइयों से ज़ायद अरसा से न्यूक्लियाई ताकतों में घिरे जनूबी एशिया में एक सुलगता हुआ मसला है, जिस पर पाकिस्तान और भारत माजी में कई जंगें लड़ चुके हैं। पाकिस्तान और भारत के माबैन हालिया कशीदगी की वजह भी मकबूजा कश्मीर में रोनमा होने वाला पहलगाम वाक़या ही था, जिसके बाद खित्ते में न्यूक्लियाई जंग के बादल मंडलाने लगे। ऐसे में अमेरिका की जानब से जंग बंदी की कोशिशों की वजह से खित्ता खूनरेजी से बच गया। जंग बंदी की कोशिशों के साथ साथ अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर के हल के लिए सालिसी की पेशकश भी की, जिसकी वजह से बरसों से सर्द खाने में पड़ा मसला कश्मीर एक मरतबा फिर आलमी सतह पर उजागर हुआ। और ये बात बड़ी खुशाइंद है, क्योंकि भारत इसको बायलैटरल मसला पहले कहता था, फिर उसके बाद उसने इसको यूनिलैटरली हल किया 5 अगस्त 2019 के बाद, ये साबित करने के लिए कि इस मसले का कोई भी फरीक सिवाय भारत के नहीं है और ये भारत का दाखिली मसला है। और अब जो सदर ट्रंप की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि वो सालिसी की ख्वाहिश रखते हैं और उन्होंने जंग बंदी में एक किरदार अदा किया है। कश्मीरी अवाम अमरीका की जानब से मसला कश्मीर के हल के लिए की गई कोशिशों का खैर मकदम करते हैं और इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि अगर अमरीका की सालिसी की पेशकश अमली सूरत अख्तियार करती है तो मसला कश्मीर का हल ज्यादा दूर नहीं। इस इलाके का जो सबसे अहम मसला है वो मसला जम्मू कश्मीर, वो सामने आ गया है। अब चूंकि दोनों ममालिक जो हैं सीज फायर पे हैं, एक तो अमेरिकन इंतजामिया बिलखसूस प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इस सीज फायर को परमानेंट बुनियादों पे इंश्योर करें, ताकि इस खिते में मजीद कोई 10 मई 2025 वाली सूरत हाल पैदा न हो। कश्मीरी अवाम का ये मानना है कि अमेरिका की जानब से मसला कश्मीर के हल के लिए सालिसी की पेशकश खिते में क़याम अमन के लिए एक नादर मौका है, और अगर ऐसे में भारत संजीदगी का मुजाहिरा करे तो मसला कश्मीर का हल ज्यादा दूर नहीं। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर।
Excellency Hakan Fidan, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey and the Chair of the 51st Council of Foreign Ministers, Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Foreign Minister of Kingdom of Saudi Arabia, Excellency Mr. Tangara, Foreign Minister of the Republic of Gambia, Chair of the Islamic Summit, Your Excellency Mabala, Foreign Minister of the Republic of Cameroon, Chair of the 50th Council of Foreign Ministers, Your Excellency Hasim Ibrahim Taha, Secretary General of OIC, Your Highnesses, Excellencies, distinguished guests, brothers and sisters, Assalamu alaikum and very good afternoon. I wish to extend heartfelt gratitude to His Excellency, President of the Republic of Turkey, Recep Tayyip Erdogan, His Excellency, Foreign Minister of the Republic of Turkey, Brother Hakan Fidan, and the government and the brotherly people of the Republic of Turkey for their warm welcome and outstanding hospitality in this vibrant city of Istanbul. My heartfelt felicitations to Brother Hakan Fidan on Turkey's assuming the chairmanship of the 51st session of the OIC Council of Foreign Ministers. Let me also express our highest appreciation to the government of the Republic of Cameroon for hosting the last Council of Foreign Ministers and for their leadership during their chairmanship. Pakistan expresses sincere appreciation to His Excellency Hussein Ibrahim Taha, the Secretary General OIC, and his team for the outstanding work in advancing the OIC objectives for the meticulous preparations for the session. Excellencies, this meeting is taking place at a very crucial time and against the backdrop of unprecedented challenges being faced by the Muslim Ummah. As we speak, millions continue to be subjected to unprecedented suffering in the occupied Palestinian territory. Several OIC member states are witnessing blatant armed aggression, long unresolved conflicts and situations of foreign occupation from Palestine to Jammu and Kashmir continue to simmer. Islamophobia, discrimination, and negative stereotyping of Muslims are on the rise. The need for a collective, resolute, and determined response to these challenges by the Ummah has never been more acute. Excellencies, in this backdrop, the theme for the 51st Council of Foreign Ministers, OIC in a transforming world, is highly apt and reflective of the developing realities of the current time. The OIC as a voice of the Ummah has a crucial role to play in streamlining the rapidly evolving and deteriorating global order to the benefit of the Muslim world. Excellencies, it is a matter of great concern that at a time when humanity is embracing high-tech innovation, artificial intelligence, novelty, and modernization, some entities and non-states are still oblivious to basic values of respect for sovereignty, territorial integrity, and the right to self-determination. These tenets are fundamental principles for a progressive, civilized, and cultured society. Technological prowess and military ascendance do not define a transforming world. Real transformation lies in global peace, respect for international law, responsibility, accountability, international cooperation, sharing of best practices, climate justice, gender equity, economic progress, sustainable development, and shared prosperity. These are also the values that OIC stands for. In a truly transformed world, might should not be the right. Intimidation and coercion should not be the rule of the game.
empathy should define statecraft. We all need to play a part in achieving these ideals, and I am confident that under Turkey's leadership in the upcoming year, the OIC will make serious strides towards these goals. Pakistan remains deeply concerned at the escalating tensions, deepening instability, and humanitarian crisis across the Middle East. What underpins many of these situations is continued impunity with which Israel is undermining peace and stability of the broader region. Excellencies, Israel's genocidal campaign against the Palestinians continues unabated, with over 55,000 Palestinians, mainly women and children, martyred and even a larger number injured in Gaza alone. Millions remain displaced and entire communities and neighborhoods have been reduced to rubble. Life-saving humanitarian aid is being deliberately denied, along with targeting of humanitarian workers. Pakistan, being a non-permanent member of the UN Security Council, co-sponsored a resolution for an immediate ceasefire in Gaza earlier this month, which was unfortunately vetoed. We demand an immediate, unconditional, and permanent ceasefire in Gaza, along with unfettered humanitarian access and accountability for Israeli war crimes. Lasting peace in the region cannot be achieved without allowing Palestinians their inalienable right to self-determination for a vibrant, secure, contiguous, and sovereign state of Palestine based on the pre-1967 borders and with Al-Quds al-Sharif as its capital. Pakistan strongly condemns Israel's unprovoked aggression against the Islamic Republic of Iran in violation of international law and the UN Charter. Israeli aggression poses a great threat to the regional and global peace and security. Israeli aggression against Iran is not an isolated event. It is part of a dangerous and consistent pattern of multilateralism that Israel has been ignoring and militarism that Israel has demonstrated across the Middle East. Israeli aggression reflects a dangerous escalation and is a serious threat to peace and stability, not only of the region, but the wider world as well. We can all feel the reverberations of this instability. As a non-permanent member of the UN Security Council, at Iran's request, Pakistan fully supported convening an urgent meeting of the UN Security Council last week to discuss Israeli aggression against Iran. We expressed our full support and solidarity with Iran during the meeting. We have also supported various other initiatives on Iran, including a statement by the foreign ministers of a number of Islamic countries and in SCO and in IAEA. Excellencies, we fully support Iran's inherent right to self-defense under Article 51 of the UN Charter in response to the blatant and unprovoked Israeli aggression. Our region recently witnessed another act of violation of the principles of the UN Charter in the form of unprovoked and unjustified military aggression by India against Pakistan. In response, we have no choice but to exercise our right to self-defense. By the grace of Almighty Allah, we repulsed the outrageous Indian attack, downed 6 of their military jet fighter aircraft, and inflicted heavy damage to several of India's military installations. Unlike India's cowardly attack on our civilians, Pakistan only targeted Indian military installations in response. Excellencies, we are highly grateful to our friends in the OIC for their resolute support to Pakistan in the fight against this unjustified and dangerous Indian aggression. Pakistan is taking all necessary steps to ensure regional stability. However, the provocative and informative statements being made by the Indian leadership as well as India's unilateral and illegal actions, especially its decision to hold the Indus Water Treaty in abeyance, represent an intent to further destabilize this region. Let me state categorically that Pakistan will not allow, I repeat, Pakistan will not allow India to stop water for other people. It will be treated as an act of war for Pakistan. Excellencies, the unresolved Jammu and Kashmir dispute remains the primary source of conflict in South Asia and a nuclear flashpoint. There is an urgent need for renewed and concerted efforts under the
the UN auspices to secure a just, lasting and peaceful resolution of the dispute in accordance with the relevant UN Security Council resolutions and the aspirations of the Kashmiri people. We appreciate the strong, unwavering and consistent support that the OIC has always afforded to our Kashmiri brothers and sisters. In line with the OIC's principal policy on the Jammu and Kashmir dispute, the visit of Secretary General Special Envoy for Jammu and Kashmir to Pakistan in April this year was another robust manifestation of the OIC support for the issue. We urge the OIC to once again condemn Indian aggression, implement the OIC action plan on Jammu and Kashmir, and support a just resolution of the Jammu and Kashmir. Excellencies, Pakistan has made immense sacrifices in the fight against terrorism. Despite this, externally sponsored terrorism continues to inflict human as well as material losses to Pakistan. Groups such as TTP and ISILK operate from neighboring territory with support from foreign hostile agencies, launching cross-border attacks against our people. These attacks are not isolated but part of a systematic campaign of state-enabled terrorism. Excellencies, like in past, we will take all necessary steps and strong measures to defend our people and territory, and we surely count on the OIC's solidarity and support in this regard. The OIC must call for accountability from the states that sponsor such violence, and the UN sanctions regime must be reformed to ensure fair and effective targeting of all forms of terrorism. Afghanistan remains critical to regional peace. Pakistan seeks continued humanitarian support for Afghanistan and its people, unfreezing of assets and regional connectivity to restore stability. We remain actively engaged with the Afghan internal government diplomatically and have recently upgraded our diplomatic mission to Kabul to ambassadorial level. We also urge the Afghan internal government to fulfill its commitments on counter-terrorism and human rights, particularly respect for the rights of women and girls. Excellencies, the alarming rise in Islamophobia is one of the most pressing human rights challenges of our time. Pakistan has remained at the forefront of OIC's efforts to combat Islamophobia. In 2022, Pakistan, on behalf of the OIC, presented to UN General Assembly resolution that proclaimed 15th of March as the International Day to Combat Islamophobia. Pakistan also remained a strong proponent for the appointment of the OIC Secretary General Special Envoy on combating Islamophobia. The appointment of Ambassador Mehmet from Turkey was a landmark achievement in our collective efforts in Gambia at the OIC Summit to counter the scourge of Islamophobia. The recent appointment of UN Secretary General's Special Envoy on combating Islamophobia is yet another welcome step in this regard. We welcome him to our meeting today and assure him of our full support and cooperation. The promotion of the interests of Islamic Ummah is the cornerstone of Pakistan's foreign policy. I repeat, the promotion of interests of the Islamic Ummah is the cornerstone of Pakistan's foreign policy. As a non-permanent member of the UN Security Council for the term of 2025 and 2026, Pakistan will continue to seek an enhanced role of the OIC on matters related to international peace and security. As part of these efforts, under Pakistan's presidency of the Security Council next month, we will convene a dedicated briefing to strengthen institutional cooperation between the UN Security Council and the OIC. Pakistan will also explore ways through which OIC can support broader UN peacekeeping and peace-building efforts. On the important issue of UN Security Council reform, the OIC member states must continue to call for adequate representation of the Muslim Ummah in any category of an expanded UN Security Council in line with the OIC's long-held position. Excellency, finally, the challenges which we face are formidable, but our collective strength is even greater. Let us stay firm, our solidarity, deepen our cooperation, and act with unity and resolve upward the dignity, the rights, and aspirations of our peoples and Ummah. I thank you all. Thank you very much, dear Minister. Now I would like to
नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार इस्लामी ताउन तंजीम वज़राए ख़ारिजा काउंसिल इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा को मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करना वक्त की ज़रूरत है। इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए हमें मिलकर इक़दाम करना होंगे। इसराइली जारहियत से खित्ते को संगीन खतरात लाहक हैं। यहाँ पर जो तरक्की का अमल शुरू हुआ है वो खुद लोगों को अपने ही ज़िले में तरक्की के मौके फराहम कर रहा है, जिससे एक बहुत बड़ी कारोबारी, सरकारी मुलाजमीन और जैसे मैंने कहा इन यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील होने वाले तलबा व तालबात की तादाद है कि जो तालीम याफ्ता होने की हैसियत से मिडिल क्लास एम्बिशन भी रखती है। तो ज़रूरी है कि जहाँ आप किसी इलाके में सड़कें बनाएं, यूनिवर्सिटियाँ बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, वहीं एक बहुत अहम तरक्की की ज़रूरत उस इलाके में कम्युनिटीज़ को डेवलप करना भी होता है कि आप ऐसी स्पेसेस क्रिएट करें कि जिसमें लोग आकर अपने सलाहियतों को नशो नुमा दे सकें, समाजी रवाबित को इस्तवार कर सकें और उनको मयारी तफरी मिल सके। और ख़ास तौर पे ज़रूरी है कि जो हमारे मुआशरे में ख़वातीन हैं उनके लिए ऐसी स्पेसेस क्रिएट की जाए कि जहाँ लोग फैमिलीज़ के साथ और ख़वातीन आकर भी तफरी हासिल कर सकें, वो समाजी रवाबित आपस में बना सकें। हमारे जो सरकारी अफसरान हैं वो यहाँ पर अपने नेटवर्क्स बना सकते हैं लोगों से, समाजी मुकामी आबादी के साथ एक गैर सरकारी अंदाज में, जो एक दफ्तर का रिश्ता है उससे हटकर एक सोशल सेटिंग में यहाँ पर नेटवर्किंग कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। तो तरक्की के लिए ज़रूरी होता है कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ किसी इलाके में सोशल डेवलपमेंट और कम्युनिटीज़ को डेवलप करने पर भी तवज्जो दें। और ये जो आज हमने इदारे का इफ्तिताह किया है, ये मैं समझता हूँ कि उस ज़रूरत को अब पूरा करेगा कि जहाँ पर हम लोगों को मौका देंगे कि वो अच्छी तफरी के साथ अपने समाजी रवाबित को बढ़ाएं और साथ ही साथ जो हमारे इलाके के तख्लीकी सलाहियतों के लोग हैं, हमारे अदीब हैं, हमारे शायर हैं, हमारे म्यूज़िशंस हैं और जो और इस तरह की तख्लीकी सलाहियतों के हामिल अफराद हैं, उनकी सलाहियतों के इजहार की भी ये जगह बन सकती है। तो इसलिए इस इफ्तिताह के ऊपर मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और आपसे ये इस बात का इयादा करता हूँ कि ये सब कुछ किसी सियासत का हिस्सा नहीं है, ये सब कुछ उस मिशन का हिस्सा है जिसका मकसद पाकिस्तान की तरक्की है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ खितों की तरक्की है। और इस मेरे अपने हल्का इंतखाब में जो लोगों ने मुसलसल मुझ पर एतमाद किया, मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं उस एतमाद के नतीजे में अपनी जहाँ पाकिस्तान के लिए सलाहियतें वक्फ करूँ, इस इलाके को भी अपनी उस कोशिश में एक मरकज़ी हैसियत दूँ, क्योंकि आज मेरा जो भी मुकाम पाकिस्तान में है या जो भी मेरा किरदार पाकिस्तान में है, वो अल्लाह ताला के बाद मेरे इलाके के लोगों के उस एतमाद के मरहून मिन्नत है जो उन्होंने मुझे देकर इस काबिल किया कि मैं ये सब कुछ कर सकूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये इदारा अपने इंतज़ामिया की निगरानी में एक बेहतरीन इदारा बनेगा और वो तमाम असहाब, वो पूरी टीम जो इसको बनाने में शरीक रही है, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं। इसका हमने आगाज़ जब किया था तो एक तसव्वुर के तौर पे इसकी इब्तदाई प्लानिंग
हमारे जो पिछले डिप्टी कमिश्नर थे अशरफ साहब, उनके साथ शुरू की, लेकिन उनके ट्रांसफ़र होने के बाद जब हसन रज़ा साहब आए तो इन्होंने इस चीज़ को बड़ी दिलजमी के साथ लिया और अपनी पूरी सलाहियत इसके लिए अपनी टीम के साथ मिलकर वक्फ की, और वो मंसूबा जो एक नक्शे में था या एक अभी प्लानिंग की सतह पे था, उसको उन्होंने बड़ी महारत के साथ एक प्रैक्टिकल शक्ल देकर हकीकत में ढाला है। तो मैं हसन रज़ा साहब को भी उनकी इस कामयाबी पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इस बात को भी ज़रूर कहूँगा कि अब हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, अब ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम अपने ज़िले को, अपने इलाके को पाकिस्तान में मनवाने के लिए जो हमारे सोशल नेटवर्क्स हैं उनको भी इस्तेमाल करें। आप अपने नेटवर्क्स के ज़रिए जो बिजनेसमैन हैं उनको मुतवज्जे करें कि वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करें। 300 एकड़ के ऊपर हम इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए जगह हासिल कर चुके हैं, जिसके लिए पंजाब के इस बजट में खतीर रकम भी वक्फ है, और ये 300 एकड़ का जो इंडस्ट्रियल पार्क है ये इस इलाके में एक सनती अमल को आगे बढ़ाने में हमें बहुत मदद देगा और उसके साथ तरक्की तेज़ी से होगी। इसी तरह सियालकोट के साथ हमारा जो लिंक है वो अब बहुत मजबूत हो जाएगा। करतारपुर सियालकोट कैंट रोड जो है वो अनकरीब मुकम्मल हो जाएगी, जिससे तकरीबन सियालकोट कैंट और करतारपुर तक का सफ़र आधे घंटे का हो जाएगा। इसी तरह जो चिविंडा से सड़क थी सियालकोट की और ज़फ़रवाल सियालकोट जो रोड थी वो भी बड़ी देर से टूटी फूटी थी, वो भी तामीर हो चुकी है। उससे भी हमें तेज़ी के साथ वहाँ से राब्ते रखने का मौका मिलेगा, और मुझे यकीन है कि इन कनेक्टिविटी के रूट्स को हम एक तिजारती नहीं सनती कॉरिडोर में तस्लीम करेंगे, तब्दील करेंगे, और वहाँ से सनत का जो रुख है वो इस तरफ ज़फ़रवाल नारोवाल की तरफ आएगा, क्योंकि ये लॉजिस्टिक्स उसमें शामिल है। मैं आपको ये भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो मंसूबा एक्सप्रेस वे का था, जो तातुल का शिकार था, पंजाब हुकूमत ने नारोवाल से नारंग तक का जो 50% उनके हिस्से का शोबा जो हिस्सा था उस एक्सप्रेस वे में, जिसने सियालकोट मोटरवे तक हमें जोड़ना है, तो उस 50% हिस्से में पंजाब हुकूमत ने इस साल एडीपी के अंदर इस रोड के सेक्शन को शामिल कर लिया है, और इससे इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत जल्द इस सड़क को जो न्यू लाहौर रोड कहते हैं हम, इसमें अलाइनमेंट भी सीधी हो जाएगी, जहां मोड़ हैं उनको हम सीधा करेंगे, और ये सड़क 2 रोया होके 4 लेन बन के नारंग तक पंजाब हुकूमत के ज़रिए बनेगी, और नारंग से लेकर सियालकोट मोटरवे तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी वफाकी हुकूमत बनाएगी। तो इस सड़क के बनने से हमारा लाहौर से फासला 40-50 मिनट का रह जाएगा, और जिसका मतलब ये है कि नारोवाल लाहौर का ही एक हिस्सा बन जाएगा, और उससे फिर यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और तरक्की भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी। इसी तरह अभी इस जो मंसूबे हमारे एडीपी में शामिल हैं उसके अंदर अगरचे नारोवाल मेडिकल कॉलेज का हम आगाज़ कर चुके हैं, लेकिन नारोवाल मेडिकल कॉलेज के लिए एक डेडिकेटेड बिल्डिंग और कैंपस का मंसूबा भी शामिल है, जिसके अंदर ये नारोवाल में वो एक आलीशान इमारत नारोवाल मेडिकल कॉलेज की भी हुकूमत पंजाब बनाएगी, जिससे कि वो कॉलेज भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर अपना एक मुकाम पैदा करेगा। इसके साथ साथ मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी सहूलत है जो शहरियों के लिए है। अब इस सहूलत के अंदर ये गैर मुनासिब होगा कि हम तवक्को रखें कि हुकूमत इसकी फंडिंग करे। हुकूमत की तरफ से तो इस जगह की अतिया है, ये जगह जो है सरकारी शोबे में पड़ी थी, तो हुकूमत ने ये जगह दी है
لیکن اب اس کو چلانا یہاں کے شہریوں کی ذمہ داری ہے اور اس کو ایک سیلف سسٹیننگ بنیاد کے اوپر چلنا چاہیے. تو میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ اس جگہ کو بنانے کے لیے، اس کو ایک اچھا سوشل پلیس بنانے کے لیے جو مخیر حضرات ہیں وہ اس میں ڈونیٹ کریں تاکہ ہم اس کو ایک اعلیٰ پیمانے کا ادارہ بنا سکیں. چونکہ یہ عوام کے لیے، یہ لوگوں کے لیے جگہ ہے، یہ آپ سٹیزنز کے لیے جگہ ہے، یہ ایک سیوک سپیس ہے. تو سٹیزن سپیس میں ضروری ہے کہ ہم سب مل کر کنٹریبیوٹ کریں تاکہ یہ ایک اچھے معیار کے ساتھ چل سکے اور اس کو ہر قیمت پہ اپنا معیار قائم رکھنا چاہیے. ایک بار پھر آپ سب کو مبارکباد اور آئی لک فارورڈ کہ یہ نارووال جم خانہ اپنا نام پورے ملک کے اندر پیدا کرے گا اور پھر جب ایک اچھا معیار یہاں پر ہوگا تو یہ ممکن ہوگا کہ آپ دیگر ضلعوں کے جم خاناز کے ساتھ کولیبریشن کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی ممبرشپ ہے وہ دوسرے ضلعوں کے جو جم خاناز ہیں ان کے اندر بھی آپ کو سہولتیں دینے میں مدد دے. پاکستان زندہ باد. وفاقی وزیر احسن اقبال نارووال میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ خواتین کو آگے بڑھنے کے لیے مواقع کی فراہمی ناگزیر ہے. اور ایک بریک جس کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے.